हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पिछली वीडियोस में जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो बीपीएससी है उसके प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस लेकर आते हैं। तो ऑन दैट नोट ये हमारा जो पेपर है 68 प्रीलिम्स का है एंड सेट ए है, सो इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। जब भी आप ये सॉल्व करो तो साथ में यू कैन डाउनलोड इट ईजिली, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेट ए का है ये। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन का ये पार्ट होता है ना, रीड इट वेरी केयरफुली। कई बार आंसर्स यहीं से हिंट से मिल जाते हैं, सो दिस पार्ट इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 का पार्ट है। यहाँ से एक बात पता चलती है, तो ये बोला जा रहा है कि कहाँ से बोरो किया गया है, राइट। अब सी, हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें थी, बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो तो चलो ब्रिटेन से लिया गया है, ओके। इसके अलावा देयर आर मैनी थिंग्स विच हैव बीन टेकन। आप देखोगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कहाँ से लिए गए हैं। यू नीड टू रिकॉल यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे यूएसए से लिए गए हैं। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमारे लिए गए हैं सोवियत यूनियन से, राइट। सोवियत यूनियन से लिया गया है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे जो लिए गए हैं ये दे हैव बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। लाइकवाइज हमें पता है कि यूएसए में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, बट जो इंडिया फॉलो करता है दैट इज़ सिंगल सिटीजनशिप, और ये लिया गया है ब्रिटेन से, राइट। सो ऐसे ही और सारे कुछ टर्म्स होंगे फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन देम, वी नीड टू रिकॉल। फ्रांस से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए थे। इसको हम याद करते हैं LEF, दैट इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, UPPCS BPSC में आता रहा है कि जो हमारा संविधान बनाने की प्रक्रिया थी वो कितने साल की थी। तो इसको लगते हैं 2 years 11 months 18 days। अब जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, राइट, स्टेट के लेवल पे, ये कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? चीफ मिनिस्टर? नो। गवर्नर के लिए? नहीं। यहाँ पे दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब यहाँ पे हो सकता था लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, राइट, बट ऑलवेज रिमेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे स्टेट्स में नहीं है, राइट। हार्डली 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ना। ये आता है हमारा 73rd अमेंडमेंट, जो कि पंचायती राज इन इंडिया से रिलेट करता है। नाउ इसमें क्वेश्चन है, इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्या डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग पावर, यस, हम पंचायत बॉडीज़ को बहुत सारे लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं। सिस्टम को डिसेंट्रलाइज़ किया जा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं फंड्स हो गया वो ऊपर से सेंट्रल से, स्टेट से लेके पंचायत के पास जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है कुछ हद तक, बट यहाँ पे व्हाट इज़ नॉट देयर एग्जैक्टली इज जुडिशियल पावर्स। तो BPSC के आंसर के अकॉर्डिंग 3 इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, तो अगर 3 घट गया तो ये गया, ये गया। सो आंसर विल बी 1, 2 and 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स? बिल्कुल नहीं, ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट राज्यसभा। तो मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव? यस। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल, बिकॉज हमें पता है दैट टोटल जो मेंबरशिप है राज्यसभा की दैट इज़ 250, उसमें से जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 238 एंड जो नॉमिनेट होके आते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा दे आर 12। नाउ योर टास्क विल बी टू फाइंड आउट द करंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे आंसर होता है मोर देन 1 ऑफ द अबव। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आर्टिकल्स दिए हैं लक्ष्मीकांत में, जो न्यूज़ में आर्टिकल्स रहते हैं, गो थ्रू देम, ऑलवेज बी इन टच विद द आर्टिकल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो इसमें पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यस, आर्टिकल 131 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू सॉल्व डिस्प्यूट्स अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में होते हैं, अगर दो स्टेट्स के बीच में होते हैं। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमारा आर्टिकल 131। कॉलेजियम सिस्टम, हमें पता है कि जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर अपॉइंटेड बाय द कॉलेजियम सिस्टम। इसीलिए जो हमारा 99th अमेंडमेंट था दैट वाज स्ट्रक डाउन बिकॉज कॉलेजियम सिस्टम को अभी भी अप्रूवल मिला हुआ है। सो यहाँ पे आंसर विल बी ऑल थ्री, सो मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे PRI, अच्छा वन मोर थिंग यू विल सी, पंचायती राज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है BPSC में। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसी पेपर में आई कैन शो यू, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आर फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे बात करा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरिया। सो आर्टिकल 243F कहता है, सी आर्टिकल 243 के बहुत सारे पार्ट है, A B C D E। सो उसमें से जो आर्टिकल 243F है वो बात करता है एज क्राइटेरिया का। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 21 ईयर्स। सो A। ना अब सी, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ नॉट हाईलाइटेड इसको बहुत ध्यान से करना है, कई बार इसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स लूज आउट करते हैं। सो यहाँ पे बात की जा रही है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल की, ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है और जनरली इसके 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। लेट्स सी, जो हमारा यहाँ पे वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर पूछ रहा है कौन सा गलत नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम, येस। अगर सपोज डिस्ट्रिक्ट का जो जुरिस्डिक्शन है काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम्स एक से ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के लिए। वन ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी अ वुमेन। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया है वेमेन की बात, राइट। यहाँ पे ये नहीं दिया है वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी अ मैन, राइट। यहाँ पे दिया है वेमेन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट वाले क्वेश्चन जनरली कमीशन UPSC या BPSC गलत नहीं देते हैं, राइट। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटरटेन्स द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब सी, डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट सॉल्व करने की बात करेगा। इसके अलावा इसकी लिमिट जो है वो नॉट एक्सीड ₹50 लाख। तो ये एज इट इज़ इस रूल में दिया हुआ है कि उसकी जो लिमिट है वो 50 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे यू सी ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। सो इन दिस केस द आंसर विल बी ई। ये बहुत रेयर होता है कि नन ऑफ द अबव हो, बट आंसर विल बी ई। नाउ अगेन पंचायत से क्वेश्चन आ रहा है, एट वॉट लेवल डज अ पंचायत समिति। अब देखोगे जो पंचायत समिति है दैट एक्ट्स एज अ लिंक, किसके बीच में, दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट। सो ये कहीं ना कहीं फिर बात कर रहा है समिति बीच के लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का, एंड दैट्स वाई जो ये रिलेटेड है ब्लॉक लेवल बॉडी से। सो पंचायत समिति ऑपरेट, पंचायती राज स्ट्रक्चर किस लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। अब ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 3। कॉपरेशन मूवमेंट, कभी नहीं सुना इसके बारे में हमने इससे रिलेशन में, तो यहाँ पे एलिमिनेट करके भी यू कैन रीच टू 2 ऑप्शंस। बट यहाँ पे जो आंसर है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, दैट वाज ब्रॉट इन 1953। फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड दैट नीड्स प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। सो दिस क्वेश्चन इज मेनली डीपली नॉलेज बेस्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 लिया जाता है। ये किस लिए लाया जाता है, बिकॉज SEZ लाने का मतलब है कि आप एक ड्यूटी फ्री एनक्लेव तैयार कर रहे हैं जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ ऐसे लगाई जाएंगी जहाँ पे बहुत सारे व्हाट डू वी कॉल इट,
बहुत सारे ऐसे प्रावधान गवर्नमेंट देती है कि बस वहाँ पे बूस्ट मिले, सेक्टर को बूस्ट मिले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले। और इसी तर्ज पे जो इंडिया का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यू नीड टू रिकॉल, कहाँ लाया गया था? इंडिया का पहला जो है SEZ वो कांडला गुजरात में लाया गया था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEZ एक्ट 2005? सी, अब हम ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं, ड्यूटी फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनिशिएटिव सब्सिडीज़ दे रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को बूस्ट मिल रहा है। और इतना जब कुछ काम चल रहा है तो मोर एंड मोर पीपल विल बी एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर है हमारा, ऑल 3 आर करेक्ट, सो 1, 2 and 3। नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, और किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? फार्मर्स को बूस्टअप देंगे, फार्मर्स को हेल्प करेंगे, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने की बात की जाएगी, उनके क्रॉप्स को ख़रीदने की बात की जाएगी। ऑल ऑफ अस नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। ये कहीं ना कहीं एक मिनिमम प्राइस सेट कर देता है कि इतने दाम पे सरकार जो है उनकी जो फार्मर्स की फसल है वो ख़रीद लेगी, राइट। तो कितने क्रॉप्स को दिया जाता है, फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स? अभी जो है टोटल 22 क्रॉप्स को MSP मिला हुआ है, राइट। उसमें से 14 खारिफ क्रॉप आते हैं और 6 आते हैं रबी क्रॉप्स, एंड 2 ऑफ देम आर कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स 2 ही हैं, यू नीड टू रिमेंबर। एक मिलता है जूट को और जो दूसरा है दैट इज़ कोपरा। सो टोटल 22 को मिला हुआ है MSP। तुम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, सो येस दिस विल बी द आंसर। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, अब जब सरकार इतना ज़्यादा लेवल पे अनाज खरीद रही है तो यानी कि बफर स्टॉक विल बी क्रिएटेड, उसको स्टोर वेयर हाउसेस में रखे जाएंगे, सो बफर स्टॉक मेंटेन होगा। अब बफर स्टॉक मेंटेन होगा तो क्यों? हमें पता है कि राशन शॉप जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इन्हीं बफर स्टॉक से उनको ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है और फिर उनको राशन कार्ड होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं फूड एट अ मिनिमम सब्सिडाइज्ड रेट। सो दैट मीन्स ये भी कहीं ना कहीं फार्मर्स के हेल्प के लिए है। तो यहाँ पे आंसर विल बी मोर देन वन ऑफ द अबव। नाउ ये सारे जो टर्म्स है इकोनॉमिक्स के, दे आर रियली इंपॉर्टेंट मेंस के व्यू से या प्रीलिम्स के व्यू से, सो वी नीड टू कीप देम इन माइंड प्रॉपरली। अब यहाँ पे पूछ रहा है, कमिटीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है BPSC का, इवन किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कमिटीज़ पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे बात की जा रही है कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, योर फर्स्ट टास्क यहाँ पे विल बी टू रीड अबाउट व्हाट इज़ कॉम्पिटिशन एक्ट, व्हाई दिस एक्ट वाज ब्रॉट। अब ये पूछ रहा है कि किसके रिकमेंडेशन पे कॉम्पिटिशन एक्ट लेके आया गया है। नाउ सी, जब भी हम रंगराजन कमेटी पढ़ते हैं तो वी नो दैट कहीं ना कहीं ये पोवर्टी एस्टिमेशन की बात करती है, राइट। सो रंगराजन कमेटी इज़ रिलेटेड टू पोवर्टी एस्टिमेशन। जो विजय केलकर कमेटी है, विजय केलकर कमेटी हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल से रिलेटेड है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, या ये होगा या फिर नन ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पे जो राघवन कमेटी है, दिस राघवन कमेटी इज़ रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन एक्ट। बेसिकली इनके ही सजेशंस पे जो हमारा MRTP एक्ट था, MRTP एक्ट क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में लाया गया था, इसको रिप्लेस किया गया विथ योर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सो यहाँ पे द आंसर विल बी राघवन कमेटी। वन मोर थिंग यहाँ से व्हाट वी इन्फर फ्रॉम हेयर कि अगर आंसर है ठीक है, बट जब भी PYQ वी आर एनालाइजिंग तो उसके बाकी ऑप्शंस को भी साथ साथ देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवॉल्यूशंस, इसकी हार्डली एक आप देखोगे घटना चक्र हो गया या लूसेंट हो गया, टेबल में हार्डली 7-8 एलिमेंट्स आर गिवन कि कौन सा रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बहुत ईजी है। सी, पिंक रिवॉल्यूशन अनियन प्रोडक्शन से रिलेट करता है। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा वो तो सबको पता है, बट पिंक रेवोल्यूशन अनियन से। तो यहाँ पे अगर देखोगे B का 1 तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। B का 1 में 2 ऑप्शंस है। अब यहाँ पे ग्रे रेवोल्यूशन, तो ऑलवेज रिमेंबर ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो आता है फर्टिलाइजर्स के लिए,
राइट, तो ए का 4, तो आंसर तो ये आ जा रहा है। बट अगर सपोज यू डोंट नो, यू नॉट एबल टू रिकॉल, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में जो मैचिंग में 2 पे आके अटक करो, वी कैन टेक वन इंटेलिजेंट गेस। पिंक रेवोल्यूशन है, अनियन से रिलेट करता है डायरेक्टली, राइट। अब यहाँ पे रेड रेवोल्यूशन है, तो रेड रेवोल्यूशन अगर मुझे चूज़ करना है तो टोमेटो एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स में कहीं ना कहीं आई विल गो टू टोमेटो, बिकॉज कहीं ना कहीं कलर से रिलेट करता है। तो रैदर दैन टेकिंग एनीथिंग ब्लाइंडली यहाँ पे वी कैन मेक वन इंटेलिजेंट गेस और उसके हिसाब से वी कैन टेक आउट द आंसर। नाउ 5 ईयर प्लान्स, ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का। अब क्या सारे 5 ईयर प्लान से याद करने हैं? नो, कुछ 5 ईयर प्लान्स ऐसे हैं जहाँ पे जैसे गरीबी हटाओ का नारा जब दिया गया तो कौन सा 5 ईयर प्लान था, कौन से 5 ईयर प्लान्स के तहत एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला, कौन से 5 ईयर प्लान के तहत इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किस में की गई है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात किस में की गई है। ऐसे जो 5 ईयर प्लान्स हैं इनको याद करके रखना है, बिकॉज यहाँ अगर गलत करोगे तो हम कॉम्पिटिशन से बाहर जाते हैं। सो यहाँ पे 5 ईयर प्लान पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन की कैपेबिलिटी को डेवलप करने वाले रिसोर्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो किस में आया था? सी, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो 8th 5 ईयर प्लान के तहत आया था। दैट मीन्स नॉट फर्स्ट, नॉट थर्ड, नॉट फिफ्थ, तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव द हाइएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? एफडीआई की बात कर रहे हैं, राइट, जैसे कि रिसेंटली अभी इंश्योरेंस सेक्टर में हमने 100% एफडीआई किया है। यहाँ पे बात कर रहा है कि पूरे स्टेट्स में इंडिया का अगर कंपेयर करें तो कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करता है। क्योंकि 68 पीपीएससी है, 2022 का डाटा ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें कर्नाटका। अब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्रेजेंट डाटा भी उठाओगे, सो जो सबसे ज़्यादा है वो महाराष्ट्र है एफडीआई रिसीव करने वाला स्टेट, एंड आफ्टर दैट कर्नाटका। तो यहाँ पर भी अगर महाराष्ट्र होता दैट वुड बी द आंसर, बट बिकॉज वी हैव कर्नाटका इन द ऑप्शन, कर्नाटका विल बी द आंसर। अगेन 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन है, सो टिल नाउ व्हाट डिड वी सी? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐसा थीम है, क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स है, क्वेश्चन विल बी देयर। तो कुछ पीवाईक्यू से हमें ये आइडिया लग रहा है दैट हाउ मेनी थीम्स आर बीइंग रिपीटेड। सो नाउ सी, 5 ईयर प्लान्स का गोल क्या था? ग्रोथ, कोई भी 5 ईयर प्लान उठा लो, ग्रोथ हैज़ टू बी द एम। मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ की मॉडर्नाइजेशन, वेपन्स की मॉडर्नाइजेशन, तो हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस, ये तो स्टार्टिंग से ही गोल रहा है इंडिया का, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, की हमें सेल्फ रिलायंट होना है, फूड में भी, टेक्नोलॉजी में, एवरीथिंग। सो येस, दीज विल बी द आंसर। बट आप देखोगे लिटरेचर को हमने कभी ऐसे 5 ईयर प्लान में डायरेक्टली प्लेस नहीं दिया है, राइट, और ये थोड़ा ऑड वन आउट भी है। तो अगर इफ़ यू आर एबल टू एलिमिनेट जस्ट 4th ऑप्शन, आपका ये गया, ये गया, ये गया, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज रिमेंबर you can try elimination technique. Now, which organization carries out the survey of determining the poverty line? ठीक है, अब सी, यहाँ पे NSSO भी फेमस है, नीति आयोग भी फेमस है, बट यू विल सी RBI जनरली ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट, जहाँ पे वो पर्टिकुलरली जाके सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। नो, ये वही करेंगे जिनके पास प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डाटा है, स्टैटिस्टिकल टास्क फोर्स है, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर्स है करने के लिए, और मैन पावर है। सो इसका आंसर विल बी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन भी कई बार रिलेट करता है। नाउ ट्रेड बैलेंस की बात कर रहा है कि हम कितने सरप्लस हैं या कितने डेफिसिट हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये टोटली करंट बेस्ड है प्लस फैक्चुअल है। इफ़ यू नो दिस आंसर, यू नो दिस, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में गेस लेना इज़ नॉट ए वेरी स्मार्ट टेक्निक। ओके, नाउ अब बात कर रहे हैं फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। अब ये तो 2020-22 का है, तो ये डाटा हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, बट जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे आंसर वॉज 4% रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन था और 6.5% अर्बन एरियाज़ में। हमारे पास रीसेंट डाटा अवेलेबल है,
जो बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि हम फीमेल या मेल की बात नहीं कर रहे हैं, टोटलिटी में बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ 43.4%, एंड आई थिंक दिस इज़ लेस दैन द नेशनल एवरेज. जो नेशनल एवरेज है इट्स समवेयर अराउंड 50%, तो उससे कम है. फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है? तो बिहार में जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 15.6% है. नाउ योर टास्क विल बी टू फाइंड आउट कि उसमें अर्बन में कितना है फीमेल का एंड रूरल में कितना है फीमेल का, अभी 2025-26 के डाटा बेसिस पे. Question 22, the maximum number of tax industries. This question was deleted, dropped by BPSC, so we will not look into this. Now, आप जब भी देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर न्यूज़ में है, उस पर क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन रहता है ये, तो हमारा उस टाइम पे आंसर क्या है? दिस इज़ नॉट आर दैट राइट नाउ. हमें ये देखना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट है इस साल जो हम प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए. तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये डाटा 5 के ऊपर बेस्ड है, राइट, बट ये ओल्ड है. नाउ हमारे पास डाटा अवेलेबल है अपडेटेड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का. दिस इज़ द रिवाइज्ड एंड रिलीज डाटा, और ये 2023 और 24 के पीरियड को कवर करता है. सो आवर टास्क विल बी टू गिव अ डिटेल एनालिसिस टू दिस NFHS 6. यहाँ पे आंसर ए होगा. 1062 था और 1090 हमारा 6 रेशियो इम्प्रूव होके आ गया था 2020-22 में. ना बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट इम्पॉर्टेंट रहता है, हर बार सवाल देखने को मिलते हैं वहाँ से. तो यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि कई बार तो डाटा और नंबर्स बीच से निकाल के पूछते हैं. यहाँ सिंपल पूछ रहा है कि जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि हमारा स्टेट GSTP है, वो किस रेट से ग्रो कर रहा है. अब ये अगेन 2020-21 का डाटा है, तो यहाँ पे आंसर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू अस. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारा प्रेजेंट ग्रोथ रेट कितना चल रहा है बिहार में. तो एक होता है रियल GDP, एक होता है GDP एट करेंट प्राइस. तो जो रियल GDP है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ग्रोथ रेट है दैट इज़ 8.6%. अगेन बिहार इकोनॉमी की बात कर रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? वी नो दैट ग्रोथ रेट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन इंडिया. ये इस ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग दे आर सेम. फाइन, आगे देखते हैं. इफ़ आई डू नॉट नो दिस, बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड. दिस इज़ करेक्ट है ना, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, वो उतना ज़्यादा अभी डेवलप नहीं है. वी आर मेनली रिलाइड ऑन प्राइमरी गुड्स. द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी स्टैग्नेंट फ्रॉम अबव. ये बेसिकली बात कर रहा है कि जो हमारे प्राइमरी गुड्स पे अगर हम डिपेंडेंट है, तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पा रही है हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं. So even if I do not know this particular statement, answer will be more than one of the above. And यहाँ पे आप देखोगे कि the growth rate is one of the lowest in India. ये statement गलत था. Okay. Now, modern history एक important हिस्सा, important portion cover करता है PYQs का. So यहाँ बात कर रहे हैं स्वदेशी and boycott were adopted as the methods of struggle for the first time. तो सबसे पहले हमने स्वदेशी एंड बॉयकट का यूज़ कहाँ पे किया था? विजिट ऑफ साइमन कमीशन? नहीं. बट येस, यहाँ पे ऑप्शंस एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू नीड टू रिमेंबर कि साइमन कमीशन अपॉइंट कब हुआ था. सो अपॉइंट कब हुआ था? साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था November 26, 1927 में. बट आप देखोगे कि ये अपॉइंट हुआ था जब इंडिया आता है तो क्या टाइम पीरियड होता है साइमन कमीशन के विज़िट का? दैट वॉज समथिंग अराउंड February 1928. तो अगर अपॉइंट कब होती है, दिस इज़ द ईयर. अगर इंडिया कब आती है, सो दिस इज़ द ईयर. पार्टीशन ऑफ बंगाल टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है. इसको अलग से वेटेज काफ़ी मिलना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी और स्पेशली फॉर द मेंस. तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो अनाउंसमेंट कब हुआ था पार्टीशन की? हम बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं. दैट वाज 16 अक्टूबर 1905. किसने किया था? हु वाज द पर्सन? लॉर्ड कर्जन. ठीक है. होम रूल मूवमेंट हमें पता है कहीं ना कहीं ये हो रहा था 1916 to 18 के टाइम पीरियड में. एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसको लीड कर रहे थे अलग अलग ग्रुप्स में. तो यहाँ पे जो सबसे पहले स्वदेशी एंड बॉयकट का यूज़ हुआ था दैट वाज इन योर पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो ये बट सिर्फ आंसर तक लिमिट नहीं रहना है. ऑल दीज
3 options are very important. You are supposed to read about them in great detail. Now next question, कैलकाटा सेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं. कैलकाटा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1906 में, राइट. और द फ्लैग, उस टाइम पे द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज अनफर्ल्ड. तो व्हेन यू सी 1906 में आईएनसी के प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, इतना भी पता हो तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर. बट बिफोर दैट हमें पता है कि एओ ह्यूम्स आंसर नहीं हो सकते, बट ये क्योंकि कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन से रिलेट करते हैं. गोपाल कृष्ण गोखले, ये इफ़ यू रिमेंबर ये मेंटोर है महात्मा गांधी के, मेंटोर रह चुके थे महात्मा गांधी के, तो ये भी आंसर में नहीं है, वी हैव नॉट रेड. बट हमें पता है कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं. 3 बार रहे हैं तो कब कब रहे हैं? एक था 1886 कोलकाता सेशन, फिर अगली बार जब वो प्रेसिडेंट होते हैं 1893 लाहौर सेशन, एंड देन नेक्स्ट इज़ 1906 का कलकत्ता सेशन. तो ये नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के जितने भी सेशन से 3, एक तो एक मैक्सिमम नंबर प्रेसिडेंट रहे हैं. इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है 1906 का सेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं पार्टीशन ऑफ बंगाल का टाइम चल रहा था, हम स्वराज की बात कर रहे थे. एंड यहाँ पे भी आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी. अब रीड दिस पार्ट वेरी केयरफुली. ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल एक पैरेलल मूवमेंट लॉन्च किया जाता है इंडियन स्टेट्स में, इन द स्टेट्स रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स. यानी कि जो कश्मीर है, निज़ाम, हैदराबाद, त्रावणकोर है, ये प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहा है, राइट. प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहा है. इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था एंड दैट वाज कॉल्ड प्रजामंडल मूवमेंट. आई नो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल है, तो अगर आपको हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है इतना डेप्थ में जाके, इट्स वेल एंड गुड. अदरवाइज ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो. नाउ कमिंग टू पार्ट अगेन, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कीवर्ड. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट. तो गांधी जी विड्रू फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट. यस, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922, राइट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट होता है तो गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं जो मूवमेंट है. गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. येस, योर टास्क विल बी टू फाइंड आउट किस साल में इनकी स्पीच आती है महात्मा गांधी की BHU पे. अब महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. इट्स वेरी ईजी कि हम ऐसे फैक्चुअल डाटा को चेंज कर दे. VPSC ने भी वही किया है यहाँ पे. ही वॉज नॉट अरेस्टेड इन 1921, ही वॉज अरेस्टेड इन 1922. फिर आप देखोगे कि वो 1924 के अराउंड रिलीज़ होने के बाद INC के एक सेशन होता है, बेलगाम सेशन, और वही एक सेशन है जो गांधी जी ने लीड किया था. सो आंसर विल बी दिस इज़ नॉट करेक्ट. बुक्स एंड ऑथर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन VPSC. तो जो भी हिस्टोरिकल बुक्स है जो इम्पॉर्टेंट है, PYQs में जितने भी आ रहे हैं, प्लीज़ कीप देम इन माइंड. यहाँ पे बात कर रहा है अ जर्नल ब्रॉट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद की जर्नल. और आंसर विल बी अल हिलाल. बहुत फेमस जर्नल है ये और बहुत बार PYQs में आ चुका है. सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. फैक्चुअल है, नॉलेज बेस्ड है, यू नो, यू डोंट नो, यू कांट टेक अ गेस हियर, क्योंकि सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं ये भी अननोन है, ये भी अननोन है. सो इफ़ यू नो यू कैन ईजिली टेक दिस आउट. नाउ सी दिस क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन लगेगा ना, जितना बड़ा ये वाला पार्ट लगेगा, इफ़ यू रीड देम केयरफुली वेरी इजी दे विल फॉल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री की स्टडी क्या हेल्प करता है? नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने में हेल्प करता है 19th सेंचुरी में, राइट. अब कैसे करता है, दे आर आस्किंग. सो बाय री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री को हम क्या कर रहे हैं? री इंटरप्रेट कर रहे हैं और रिफ्यूट यानी कि मना कर रहे हैं ब्रिटिश पोर्ट्रेयल को ऑफ इंडियंस. ब्रिटिश का काम था इंडियंस को पोर्ट्रे कर रही थी एज द बैकवर्ड, मोस्ट अनसिविलाइज पीपल. तो हिस्ट्री को वापस से अगर हम दोहरा रहे हैं और ये हम रिफ्यूट कर रहे हैं कि वी आर नॉट बैकवर्ड, दैट मीन्स येस, ये कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करता है. बाई राइटिंग अबाउट इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट, जो हमारा गोल्डन बर्ड का कॉन्सेप्ट है वो लोगों के दिलों में बार बार लाया जा रहा था टू मेक देम फील प्राइड इन देयर अचीवमेंट. सो येस. बाई अर्जिंग, बाई हम रिक्वेस्ट करें लोगों को टू स्ट्रगल एंड चेंज द
मिजरेबल, जितना सैड कंडीशन ब्रिटिश लेके आ गई है इंडिया में उसको चेंज करने के लिए. सो यू विल सी दैट ऑल ऑफ दीज आर गोइंग इन अ पॉजिटिव सेंस. सब पॉजिटिव सेंस में नेशनलिज्म को इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं. सो दैट्स वाई आंसर विल बी मोर दैन वन ऑफ द अबव. अब इसको करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम के डीप एनालिसिस की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं थी. दिस इज समथिंग दैट इज़ मेकिंग सेंस बाई रीडिंग. तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है. Now, which of the following statements are not correct? Be very careful. Regarding non-cooperation movement, क्या correct नहीं है? Only the upper caste and the rich took part in the movement. See, एक काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिच सेक्शन है उसने पार्ट लिया हो NCM में? नॉट एट ऑल. इनफैक्ट जो मेजर पार्टिसिपेशन था वो लोअर क्लास और पुअर क्लास से आया हुआ था. द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इवन बाय, यहाँ पे एक क्वेश्चन को जानबूझ के स्टेटमेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं. दे वर बॉयकॉटेड इवन बाय जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास. बट इवन इफ़ यू डोंट नो, लेट्स सी. बट पहले आपका वन कट गया तो ये गया. वेट, क्वेश्चन में क्या पूछा? नॉट. तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे यू विल सी थर्ड स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल. ये हमने पढ़ा है. बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया जो ब्रिटिश स्कूल से. तो ये तो हुआ था, राइट. सो यानी कि दिस इज़ करेक्ट. अब अगर ये करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट, ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट. और हमें पता है कि वन इज़ नॉट करेक्ट. तो अगर वन नॉट करेक्ट है तो वी कैन मेक दिस कि आंसर हमारा सी होगा. अब नाउ यू रीड दिस अगेन. द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इवन बाय जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास. तो यानी कि इवन दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे थोड़ा नॉलेज, थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक से वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. थर्टी थ्री क्वेश्चन. यहाँ पे सी थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बिकॉज बहुत सारे ऐसे हुए हैं पीजेंट मूवमेंट के लीडर्स हैं. बट इनमें से किसकी बात की जा रही है? अ सन्यासी हु केम टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ स्पेल एज एन इंडेंचर लेबर. बहुत सारे हमारे लेबरर्स थे जो फीजी में जाके काम करते थे और वो इंडेंचर लेबरर की बात कर रहा है क्वेश्चन, जो फीजी से वापस आते हैं. ही वॉज कैरिंग अ कॉपी ऑफ तुलसीदास रामायण की कॉपी है और वो ऑन हिज बैग फ्रॉम विच ही कुड रिसाइट वर्सेस टू रूरल ऑडियंस. वो लोगों को सुनाते थे. ठीक है. अब यहाँ पे किस पीजेंट की बात की जा रही है? नाउ ये क्वेश्चन आई विल मार्क इट एज टफ. वाई? बिकॉज सी यहाँ पे झिंगुरी सिंह है. ये भी एक पीजेंट लीडर बहुत बड़े थे, अवध रीजन यूपी से. ठीक है. यदुनंदन शर्मा है. ये भी किसान मूवमेंट से रिलेट करते हैं. गया से बहुत फेमस मूवमेंट लीड किया इन्होंने. बाबा रामचंद्र, ये भी जो है वो ही ऑर्गेनाइज द फार्मर्स ऑफ अवध. यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ बाबा रामचंद्र. बट अगेन आई विल से दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज जो सारे ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं पीजेंट लीडर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं. दिस इज़ द सिंपल टेक. बहुत ईजी. हम कई बार हर बुक में दिया हुआ है दैट ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज फाउंडेड इन 1932 एंड दैट वॉज बाय महात्मा गांधी. ऑन February 20, 1947. देखो जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? यहाँ से बहुत सारा चीज़ पता चल रहा है कि वहाँ पे इस टाइम पे PM कौन थे? एटली थे. इन्होंने अनाउंस किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दैट विल लीव इंडिया लेटेस्ट बाय. सबसे पहला जो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इंडिया को बाय जून 1948 छोड़ देंगे. दे विल विदड्रॉ. बट वी नो दैट उनका डिसीजन ये चेंज होता है बिकॉज दे सॉ कि जो इंडिया में सिचुएशन है पार्टीशन के बाद से, कम्युनल रियॉट्स इतने ज़्यादा हैं एंड दे डिड नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एंड दैट्स वाई जो जून 1948 का डेडलाइन उन्होंने सेट किया था, इससे मुकर के वापस इन्होंने डेडलाइन को पीछे किया. सो आंसर विल बी जून 1948. स्वराज दल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. PPSC मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बिहार के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और बिहार में इसको लीड करते हैं श्री कृष्णा सिंह. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये नेशनल और हमारा जो बिहार स्टेट लेवल है दोनों से रिलेट करता है. पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज फाउंडेड इन February 1923. Now
सॉल्ट सत्याग्रह है, सबको पता है कि महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा मूवमेंट है एंड वो बिहार में भी बहुत इफ़ेक्टिवनेस इसकी देखने को मिलती है। और सॉल्ट सत्याग्रह क्या था? एक तो था कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके। इसके अलावा बिहार में द पीपल चोज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो सॉल्ट की तो बात कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ एक और टैक्स की बात की जा रही है। वॉज इट हाथी पे चलने वाला? नो। डेवलपमेंट टैक्स? नो। मलबा? नो। इसका जो आंसर है दैट इज़ चौकीदारी टैक्स। ठीक है, तो बस हमें आंसर तक लिमिट नहीं रखना, अगर इनमें से कोई टैक्स नहीं है तो फिर कौन सा आंसर है? दैट इज़ चौकीदारी टैक्स। आप KBC नैनो पढ़ोगे बिहार स्पेशल के लिए, उसमें बहुत आराम से टॉपिक दिया हुआ है डिस्कस में, सो यू टेक टाइम एंड रीड इट। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार बाय श्री कृष्णा सिंह रिजाइंड इन February 1938। जब प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मोहम्मद यूनुस और श्री कृष्णा सिंह जो है वो लीडर थे एंड ही रिज़ाइन द एंटायर ग्रुप रिज़ाइंड इन February 1938। और ये क्यों रिज़ाइन करते हैं? व्हाट वाज द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट? पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया? नो, वो तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम्स दे वर पार्टिसिपेटिंग एंड दे कुड कंटिन्यू टू रह के भी पार में। सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द कॉल ऑफ गांधी जी, हमने इतना, यू हैव रेड अबाउट गांधी जी, तो इतना तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है दैट गांधी जी नेवर गिव सच अ कॉल। देन यहाँ पे द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज़ फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। सिंस अब नाउ BPSC में अमेंडमेंट के बाद ये D&D ऑप्शंस ऐसे नहीं आते हैं, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव, तो ऐसे में आज के टाइम पे स्टिल इट्स क्वाइट ईजी टू फाइंड आउट ऐसे में आंसर कौन सा होगा। तो फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स दे रिजाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण? अगेन जो KBC की ग्रीन कलर की बुक है उसमें ये KBC नैनो में दिया हुआ है दैट बटक मियाँ वॉज द पर्सन हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी। आप डोंट लिमिट योर सेल्फ टू बस दिस वन लाइन आंसर, इसके बारे में वी नीड टू नो मोर। बटक मियाँ ही सेव, कौन थे वो? तो ही वॉज अ कुक, राइट। इसके अलावा व्हाट वी कैन नो अबाउट हिम, ही सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी कब? जब गांधी जी पे मर्डर का अटैम्प्ट हुआ था, उनको पॉइजनिंग देने की कोशिश की गई थी अराउंड 1917, जब चंपारण सत्याग्रह का टाइम पीरियड था। ठीक है, नाउ ही वॉज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडिगो प्लांट मोतिहारी में ही। एंड देन उनको ऑब्वियसली जब भी उन्होंने डिफाई किया और जब गांधी की जान बचाते हैं तो ही वॉज आउस्टेड फ्रॉम हिज जॉब, ही वॉज टॉर्चर्ड एंड कंपेल्ड टू लीव द विलेज ऑल्सो। और बाद में आफ्टर फ्रीडम इनके इस महान काम को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन भी मिलता है। सो यू कैन रीड अबाउट हिम फ्रॉम हेयर। Who led the cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? Non-cooperation movement 1919-20 की बात कर रहा है। उस टाइम पे जो बिहार के कल्टिवेटर्स हैं वो, उनका लीडर कौन होते हैं? तो उनका लीडर जो है वो स्वामी विद्यानंद है। दरभंगा से ये आते हैं, दरभंगा से लीड कर रहे थे पीसेंट मूवमेंट को 1919-20 में। तो स्वामी विद्यानंद यहाँ पे आंसर है। अब नहीं पता होता तो हाउ कुड वी गेस? हमें पता है राजकुमार शुक्ला का रोल इम्पॉर्टेंट है, बट वो वहीं तक लिमिटेड है जब वो गांधी जी को बुलाते हैं बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह, बेसिकली ही वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल जहाँ तक कि वो गांधी को लेके आना है बिहार में और चंपारण सत्याग्रह कंडक्ट होता है उसके बाद से। सो वी नो कि राजकुमार शुक्ला का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ हम नहीं पढ़ते हैं। श्री कृष्णा सिंह, अब अगर मुझे चूज़ करना होता बिटवीन श्री कृष्णा सिंह एंड स्वामी विद्यानंद, तो इफ़ आई नो दैट स्वामी विद्यानंद, आप इतना तो पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग है कि ही वॉज वन ऑफ द पीजेंट लीडर्स। सो इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन दीज टू, द आंसर हैज़ टू बी ए, राइट। सो आप यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। अगेन आई विल कॉल दिस क्वेश्चन वेरी फैक्चुअल। ये आप गेस से ऐसे आंसर्स इंटेलिजेंट गेसिंग करके भी नहीं ला सकते हो। कहीं ना कहीं आप चोला अगर एलिमिनेट कर भी देते हो तो स्टिल यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि तक्षशिला है या अनारता है। सो क्वेश्चन बोल रहा है इन एंशियंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा के सदर्न पार्ट की बात की जा रही है, वो क्या था? यहाँ पे आंसर नन ऑफ द अबव होगा। क्यों? क्योंकि दैट एरिया वाज कॉल्ड एज मगध, और मगध कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। और जब भी आप बिहार के कमीशन, स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ गिव अ डिटेल एनालिसिस टू दिस टॉपिक।
When did the use of iron begin in India? Again a factual question, बट ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. और यहाँ पे आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, बिकॉज इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो ये फैक्चुअल है, बट नॉलेज बेस्ड से आराम से क्वेश्चन डील किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शंस जो रॉक पे हैं उनमें एक बात की जा रही है कि संस्कृत में कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी CE. तो इस रॉक इंस्क्रिप्शन सबसे पहले इसको ही हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी नीड टू फाइंड आउट कि जो सुदर्शन लेक है एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है जो कि रिपेयर किया गया था. तो आंसर तो ठीक है, बट थोड़ा सा हम देखेंगे कि सुदर्शन लेक की हिस्ट्री क्या है. वो जूनागढ़ में है, गुजरात, राइट. अब इसे बनवाया था पुष्यगुप्ता जो कि थे मौर्य पीरियड के टाइम पे. अब इसको रिपेयर कराया था एक बार रुद्रमन I ने, वो जो साका रूलर, एंड ऑल्सो इट वॉज रिपेयर्ड बाई स्कंद गुप्ता हु वॉज अ गुप्ता रूलर. तो यहाँ पे आंसर विल बी रुद्रमन, बट थोड़ा सा हमें हिस्ट्री वी नीड टू रिमेंबर कि और कौन थे जो और कौन कौन से रूलर्स थे या पर्सन थे जो रिलेटेड है सुदर्शन लेक से. द टेम्पल ऑफ देवगढ़. ओके, टेम्पल्स जब भी आप टॉपिक प्रिपेयर करोगे, टेम्पल्स एक तो है नॉर्थ स्टाइल वाला, राइट, जिसे हम नगाड़ा स्टाइल बोलते हैं कि नगाड़ा स्टाइल का टेम्पल है. एक साउथ स्टाइल है, राइट. साउथ स्टाइल में क्या है, द्रविड़ स्ट्रक्चर के टेम्पल्स हैं, और कुछ जहाँ पे दोनों का मिक्सड है, जहाँ पे नगर स्टाइल से भी इन्फ्लुएंस है और द्रविड़ से भी इन्फ्लुएंस है, दैट इज़ कॉल्ड योर विसारा. तो जब भी आप टेम्पल्स को पढ़ो यू सी कि वो नगड़ा स्टाइल में बना है या द्रविड़ स्टाइल में बना है या विसारा स्टाइल में बना है. कमिंग बैक टू क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ देवगढ़ जो कि झांसी में है एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ. ये किसके रिमेन्स हैं? तो ये गुप्ता आर्ट का रिमेन है. जब भी आप गुप्ता पीरियड पढ़ोगे तो इनके बारे में यू विल कम टू नो. और ये तीनों ही गुप्ता, राष्ट्रकूटास और मौर्य, तीनों ही बहुत जाने माने हैं इन द टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. सो प्लीज़ गिव देम प्रॉपर टाइम वेल रीडिंग दिस. एंड टेम्पल्स तो वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके BPSC मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी. ओके, नॉट सो बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे बोल रहा है कौन सा बैटल का कॉम्बिनेशन नॉट करेक्ट है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सबको पता है कि ये 1526 वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बाद से ही बाबर जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं अपने पार को. फर्स्ट बैटल तो विनो की बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में है, तो ये करेक्ट है, राइट. बैटल ऑफ हल्दी घाटी, देखो हल्दी घाटी का बैटल है. अकबर के साथ जो भी बैटल्स हैं वो हम याद रखते हैं जनरली, और महाराणा प्रताप के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बैटल है. सो वी रिमेंबर एंड वी नो दैट दिस वन इज़ करेक्ट. जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है ये टीपू सुल्तान और मराठास के बीच में नहीं हुआ था. जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है वो मुगल्स, बेसिकली अकबर उस टाइम प्लीड कर रहे थे, एंड हेमू के बीच में हुआ था. एंड दैट्स वाई दिस आंसर है, दिस ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट. तो आंसर होगा हमारा 45 का बी. अब ऐसे टर्म्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जो एंशियंट और मिडाइवल से आते हैं. कुछ ऐसे पर्टिकुलर टर्म की मुकद्दम है, चौधरी है, ये कौन है तो, या उलेमाज हैं. तो ये जो टर्म्स हैं आई विल सजेस्ट यू कि लूसेंट में इनकी लिस्टिंग दी हुई है. लूसेंट जी की बुक आती है येलो वाली, उसमें लिस्टिंग इज़ गिवन. आप उसको बार बार रिवाइज करो. एंड यहाँ पे जो मुकद्दम या चौधरी है ये रेवेन्यू ऑफिशियल और विलेज हेडमैन दोनों से रिलेट करता है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे आंसर विल बी मोर देन वन ऑफ द अबव. ओके, अगेन बुक्स एंड ऑथर है, बट ये हिस्टोरिकल पॉइंट से है, प्लस ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, राइट. तबाकत ए अकबरी, ठीक है, तबाकत ए अकबरी है विच हैज़ बीन समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल दैन अबुल फजल अकबरनामा. दिस वॉज रिटन बाय, हमें पता अबुल फजल वॉज रिटन बाय अकबरनामा, बट यहाँ बात की जा रही है तबाकत ए अकबरी की. तो यहाँ पे हमें पता है अब्दुल हामिद लाहौरी की आज सच बुक हमने नहीं पढ़ी है. और गुलबदन बेगम का नाम जब आता है, सी वॉज बेसिकली डॉटर ऑफ बाबर, ये इनका नाम जब भी आता है हुमायूंनामा के लिए आता है, ठीक. तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शंस को हम हटाएं तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन एंड दैट इज़ निज़ामुद्दीन अहमद. तो अगर आपको गेस लेना भी है तो हम ये लेंगे रादर दैन टेकिंग अब्दुल हामिद लाहौरी या गुलबदन बेगम. ओके,
नेक्स्ट टॉपिक विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड दैट वाज फाउंडेड इन 1336 यस. और इसके फाउंडर्स कौन है ये हम सबको पता होता है कि बेसिकली विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का. ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में दिया है तो वी नो दीज टू आर द फाउंडर्स. ये फाउंडर्स हैं और इनका जो गुरु का नाम है, कई बार पूछ लेता है कि कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो गुरु का नाम है विद्यारण्य. एंड यहाँ पे जब भी यू रीड अबाउट विजयनगर एम्पायर वी मेक श्योर कि कृष्णदेव राय को हम डिटेल में कवर करते हैं. एंड यहाँ पे जो बेसिकली टाउनशिप जो उनके माँ के नाम पे बनाया गया था, उन्होंने बनवाया था, तो आंसर विल बी कृष्णदेव राय. ये कृष्णदेव राय बेसिकली कौन से डायनेस्टी से थे, तो ये थे तुलवा डायनेस्टी से. विजयनगर एम्पायर भी 5 डायनेस्टीज़ में डिवाइडेड है एंड इसमें से संगम डायनेस्टी पहले थी और ही इज़ फ्रॉम जो सेकेंड डायनेस्टी आती है तुलवा डायनेस्टी, थर्ड डायनेस्टी आई थिंक तुलवा डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पटना विमेंस कॉलेज के बारे में है और ये आई थिंक PYQ से रिपीटेड थीम है. यहाँ पे सिंपल द आंसर इज सिस्टर्स ऑफ अपोस्टोलिक कामिल और यू कैन हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट देम. तो अगर आप चाहो तो 2-3 लाइन इनके बारे में पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन 50 सो हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द 2 बाउंड्री कमीशंस. वी नो दैट 1947 का टाइम था जब कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है. इंडिया का पार्टीशन प्लान रेडी था एंड जब पार्टीशन प्लान रेडी करना था तो जो बाउंड्रीज़ को था कैसे डिसाइड करना है कौन सा पार्ट इंडिया में कौन सा पार्ट पाकिस्तान में जाता है. सो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड ट्रबलसम टास्क. एंड वो जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसको दी गई थी, तो यहाँ पे हमें पता है रैडक्लिफ थे, तो साइरिल रैडक्लिफ विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये सेटलमेंट्स पीजन सेटलमेंट्स की बात कर रहा है. तो हमें 3 पढ़ते हैं. एक हम पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट, एक हम पढ़ते हैं रेवतवारी. और ये जनरली एक अच्छा खासा अगर आप प्रिपेयर कर चुके हो तो यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया कि परमानेंट और रेवतवारी और महलवारी कब लाया जाता है और कौन से एरियाज़ में लाया जाता है, कौन लेके आता है. तो यहाँ पे महलवारी सेटलमेंट की बात कर रहा है, दैट वाज समवेयर 1822 में. एंड यहाँ पे आंसर इज हॉल्ट मैकेंजी. अब अगर हम महलवारी का देख रहे हैं तो साथ ही साथ वी कैन सी परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, 1793. कौन लेके आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस. ऑलराइट, इसके बाद है रेवतवारी, ये 19th सेंचुरी में ही था. और ये आप देखोगे, आप जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा. और जो रेवतवारी सिस्टम है वो कौन लेके आता है, मुनरो एंड रीड. ये काफ़ी रिपीटेड थीम है तो आई थिंक ऑल ऑफ अस नो दिस आंसर. यहाँ पे महलवारी सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजी विल बी द आंसर. ये NCERT में भी दिया हुआ है तो यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर. अब आप देखोगे एक थीम है इंडिविजुअल सत्याग्रही. ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रही. जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उस टाइम पे गांधी और सबने डिसाइड किया था कि वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल दे विल नॉट एक्सेप्ट वॉट एवर द अट्रॉसिटीज़ आर बीइंग डन टू बाय द ब्रिटिश टू इंडियन पीपल. वो अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे ब्रिटेन से असहमत रहेंगे. इसीलिए इंडिविजुअल सत्याग्रही लॉन्च किया जाता है मूवमेंट. और सबसे पहले जो विनोबा भावे थे, ही स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह. कहाँ से, फ्रॉम विच पार्ट, तो ये महाराष्ट्र है, तो पवनार महाराष्ट्र आंसर है. लेकिन अब विनोबा भावे अगर फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हु वाज नेक्स्ट. तो सेकेंड जो सत्याग्रही हैं वो नेहरू जी थे. बट ये हो गया नेशनल लेवल पे. बिहार के लेवल पे जो फर्स्ट हमारे इंडिविजुअल सत्याग्रही थे ही वो श्री कृष्णा सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स. अब जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो 1918 और 1919 में जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही मॉडले मिंटो एक्ट है 1909. तो इन सबको इन पे आप देखोगे 70th BPSC में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है. तो जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट हैं, ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए थे, इनको ध्यान से पढ़ना. सो विच लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंस, यानी कि ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंस से ब्रेक अवे करने की बात की जा रही है. तो ये कहाँ, हु फॉर्म द मतलब कि कौन किस पार्ट के थ्रू थे, तो ये कहीं ना कहीं सी आप सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पढ़ते हो तो 1905 पुणे में है. स्वराज पार्टी अभी हमने देखा कि 1923 में है.
और वी हैव रेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट स्वराज पार्टी, तो उसमें अगर कहीं ऐसा होता तो वी वुड हैव रेड अबाउट इट, तो नहीं पढ़ा ना, तो अगर नहीं पढ़ा तो दिस विल नॉट बी द आंसर। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आया था, तो वी नो दैट ये 1946 में आया था, एंड इसके बाद से ही भारत का भाग्य ब्रिटिश ने तय किया कि हाँ हम इनको वी विल लीव इंडिया बाई दिस डेट। इसके मेंबर्स 3 मेंबर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो ट्रिक है, यू कैन, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स है, इतने सारे कमीशन है, इट्स नॉट ईजी टू लर्न। तो पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे। सो वी कैन लर्न इट बाय कैप, ताकि MCQs में आता है तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट। अब जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो बेसिकली व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड? टू एस्टैब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट, ओके, to work out a constitutional arrangement for the transfer of power, yes, to work out the details of Jinnah's demand for Pakistan, one second, to work out a constitutional arrangement for the transfer of power, so this is the most apt answer, yes। जिन्ना की डिमांड फॉर पाकिस्तान की डिटेलिंग के लिए ये डायरेक्टली डील कहीं भी नहीं करता है। तो जो इसका मेन रीज़न है, जो इसका बेसिस था, रीज़न था यहाँ भेजने का, दैट वाज टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। So answer will be B. Next question. Who among the following made an offer to Humayun, first keyword, that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal? यानी कि अगर उन्हें बंगाल मिल जाता है तो he would make this compromise agreement with the Mughal Humayun, right? तो यहाँ पे ये बहुत थोड़ा फैक्चुअल आंसर है, प्लस अगर आप बिहार की हिस्ट्री देखोगे तो शेर खान का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, एक काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है इंडिया की बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहाँ पे द आंसर विल बी शेर खान, एंड आई नो दैट्स अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट्स एग्जाम टाइम इट्स गेट्स डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, सो इस वीडियो में फॉर द पार्ट 1 वी विल कीप इट टिल क्वेश्चन नंबर 55 ओनली। क्वेश्चन 56 से टू आई थिंक क्वेश्चन 140 तक, 39 तक या 40 तक, बिकॉज उसके बाद से मैथ्स एंड रीजनिंग है, दैट विल बी कवर्ड इन पार्ट 2 ऑफ दिस सेम वीडियो। सो टिल देन आई वॉन्ट whoever is following me, and even if one person is able to follow, I'll be happy. I want you to go through these questions till question 55, and then we'll be bringing the part 2 of the video very soon. Thank you.